ये आने से नहीं होता जी। मेरा अपना ये मानना है कि ये गॉड गिफ्ट है। रुचि पैदा हुई तो होगी, फिर हो हाँ, जाएगी, ये हो जाएगी तो कोई रोक नहीं सकता। मैं अपने से जानता हूँ, मेरे वंश में, जी। मेरे परिवार में, मेरे खानदान में किसी ने भी कोई एक्टर का रोल नहीं किया होगा जी। और मेरे अंदर ये प्रेरणा आई जी। वो भी सन 76 में आई जी। कि मेरे अंदर ये अभिनय करने की जागृति हुई। तो हम ये मानते हैं कि ये गॉड गिफ्ट है, ईश्वरीय प्रेरणा है। अच्छा, कितने अब तक कितने मंच किए होंगे आगे, कोई संख्या है आपके पास में? क्योंकि बहुत सारे मंच हुए हैं आपके, तो याद नहीं, एक अंदाज़ा? फिर भी 2-4 हज़ार मंच तो किए हैं। 4000? हाँ। इतने मंचों पर अभिनय करने के बाद में एक आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव कैसा है रामलीला के प्रति? मैं कई बार ऐसा लगता हो कि न करें, या बड़ा माहौल देख करके ऐसा लगता होगा कि कहाँ हम फंस गया करें, या कई बार ऐसा लगता होगा कि बहुत अच्छा है? विगत 10 वर्षों में जी। मैंने रामलीला को, अभिनय को कम किया है। अच्छा। उसका कारण यही था कि जो रामलीला में थोड़ी बहुत विकृतियाँ आई हैं उनको देख करके कभी कभी मन में ये आता है कि नहीं करना चाहिए। अच्छा। हट जाना चाहिए। तो जहाँ उपयुक्त स्थान देखता हूँ वहाँ जाता हूँ अपने हिसाब से? हाँ, अगर मुझे लगता है कि नहीं यहाँ ठीक है तो वहाँ जाता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ है कि रामलीला कलाकारों को जो है आम आदमी किस दृष्टि से देखता है? आम आदमी देखिए, आदमी को अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है जी। और रामलीला कलाकार सब खराब भी नहीं, सब अच्छे भी नहीं, दोनों तरह के दोनों तरह के। इसी तरीके से तो जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है जी, मेरा अपना ये मानना है जी। धारणा तो आपके ऊपर आधारित है, आपका जैसा कर्म है, जैसा आपका व्यवहार है, जैसा आपका आचरण, उसके अनुसार धारणा बनेगी। और जैसे फिल्मों टीवी कलाकारों को विशेष स्थान मिलता है, क्या ऐसा कुछ रामलीला कलाकारों के प्रति समाज के? वो एक ग्लैमर है। अच्छा। फिल्म जगत एक बड़ा पर्दा है, उसकी रेपुटेशन ज़्यादा है, और रामलीला का मंचन जो है वो एक छोटा पर्दा है जो आम जगत में सर्वसाधारण के लिए है, जिसमें हर गरीब आदमी भी आगे बैठ करके देख सकता है जी। और फिल्म देखने के लिए हर व्यक्ति के पास साधन सुलभ नहीं है कि वो जा करके उतने पैसे खर्चा करके अपना मनोरंजन कर सके। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ कि कानपुर और आसपास ये रामलीलाएं साल भर क्यों होती हैं? इसका क्या कारण? इतनी रामलीलाओं की संख्या क्या होने का कारण? इसका यही कारण है कि हमारा कल्चर है। हाँ। लोगों में ये प्रेरणा आती है कि हम रामलीला कराएं। मतलब ये 2-4 जिलों में है, ये इतना सीमित, इसका बहुत ज़्यादा प्रसार नहीं है? कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर जी, बांदा जी, हमीरपुर, उरई। अच्छा, ये इतना क्षेत्र ये बहुत दिनों से सीमित है, ये न तो बढ़ रहा है न घट रहा है? पुरातन काल से। हाँ, मतलब ये बढ़ भी नहीं रहा है, इसका प्रसार भी नहीं होगा कि आगे 2-4 जिले और बढ़े इस चीज़? ये व्यापक है। हाँ। लेकिन इसके अलावा भी यदा कदा रामलीलाएँ होती हैं जो अन्य जनपदों में भी वो यदा कदा कहीं कोई उस तरह का रुचि वाला पहुंच गया तो, और निश्चित रूप से जब कोई प्रेरक होगा तभी प्रेरणा जागेगी। अच्छा। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो आप तो बाणासुर का अभिनय कर रहे हैं जी, और बाणासुर और रावण बाणासुर के अभिनय में जो तर्क प्रधानता है, जैसे रावण बाणासुर के विषय में तो एक चौपाई कह दी गई कि रावण माला महामंडल एक दिग सरासन गवई सारे मतलब चुपचाप चलेगी, तो ये संवाद की परंपरा कहाँ से चालू हुई इतनी? ये दर्शन है जी कि रावण बाण महाबटवारी देख सरासन गवई सिठारी जी। तो रावण बाणासुर आए और उन्होंने धनुष को देखा और प्रणाम किया और चले गए जी। ये तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है जी। लेकिन इस तथ्य को जी प्रकाश में लाने का कार्य हमारे बुजुर्ग अभिनेताओं ने किया। एक रावण बाणासुर के आने का उद्देश्य क्या था, रावण बाणासुर क्या थे, रावण बाणासुर का अस्तित्व उस समय क्या था, रावण बाणासुर के आने का उद्देश्य क्या था, इसको दिखाने के लिए एक संवाद बनाया गया।
तो रावण के द्वारा जो धनुष के पक्ष में अपना समर्थन दिया गया और बाणासुर के द्वारा सीता के पक्ष में प्रदर्शन किया गया जी तो इन दोनों लोगों के बीच में जो वार्तालाप हुआ, जी। जो संवाद हुआ, उससे ये संवाद रोचक हो गया जी और रावण बाणासुर की प्रधानता बढ़ गई। हाँ एक समय ये था कि रावण बाणासुर केवल प्रदर्शन करने के लिए आते थे और धनुष देख के चले जाते थे। लेकिन जब संवाद हुआ और संवाद जब हमारे बुजुर्ग कलाकार लाए तो पहले कवित्व और छंदों पर आधारित था, फिर उसमें तर्क आया। ये तर्क किसके कहाँ से शुरू हुआ है, कुछ है अंदाजा आपको? हाँ, तर्क की जहाँ तक बात है वहाँ पर हमारे पूर्व अभिनेता जो थे पंडित कन्हैयालाल त्रिपाठी जी, पंडित योगेंद्र त्रिपाठी, पंडित ठाकुर बीरेंद्र सिंह, रावण अभिनेता जी, रावण अभिनेता, ये लोग जब आए तो इन लोगों ने तर्क से प्रारंभ किया। अच्छा, इन्होंने अपनी बात को तर्क के रूप में रखा, गद्य के रूप में रखा। इन्होंने गद्य के रूप में ये अपने संवाद को लाए और उससे जो है हमारे बाणासुर अभिनेताओं में पंडित महेश कुमार मिश्रा जी, मास्टर कृपाशंकर त्रिपाठी, गिरजा पुत्र और पंडित राधा किशन त्रिपाठी आदि कलाकार आए जिन्होंने इस विधा को आगे बढ़ाया। अच्छा, ये लक्ष्मण परशुराम संवाद भी पहले कवित्व गीत पर था, तो वहाँ से पहले तर्क लक्ष्मण परशुराम संवाद में शुरू हुआ कि पहले तर्क रावण और सरस इसमें संवाद हुआ रावण बाणासुर में? कुछ है अंदाजा आपको? देखिए कि दोनों को लगभग बराबर समकाल रहा है लगभग जी। ये तो नहीं बताया जा सकता कि कौन पहले आया, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब किसी भी चीज़ का प्रारंभ होता है जी तो उसके बाद ही उसमें कुछ खोजें होती हैं जी तो जब संवाद का प्रारंभ हुआ तो कवित्व और छंद से हुआ जी, फिर उसमें समय के अनुसार जब समय आगे गया तो उसमें तर्क आया जी और उसमें साहित्य का प्रवेश हुआ। जी। पहले साहित्यिक नहीं था, अच्छा, साहित्य की प्रधानता बाद में हुई। तो कलाकारों के कुछ हमारे विज्ञ कलाकारों के द्वारा या यूँ कह दें कि योग्य कलाकारों के द्वारा इस पर चिंतन किया गया और चिंतन के बाद उन्होंने साहित्य का इसमें समावेश किया जी तो जो संवाद में जो समावेश किया है साहित्य का, उसी से तर्क की प्रधानता बढ़ी। लोगों ने तर्क में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया जी और संवाद का समय भी इसी कारण से बढ़ता गया, क्योंकि जब तर्क होता है तो तर्क को सुनने में क्रॉस क्वेश्चन होते हैं और जब क्रॉस क्वेश्चन होंगे तो समय बढ़ेगा। धीरे धीरे ये हमारे रामलीला क्षेत्र में छा गया जी और लोग इस संवाद को विशेष कर सुनने लगे। तो चाहे वो परशुराम लक्ष्मण संवाद हो, चाहे आपका रावण बाणासुर संवाद हो, तो इन दोनों संवादों की प्रधानता बढ़ गई और लोगों ने तर्क के कारण इस अभिनय को गौर से सुनना शुरू किया। अच्छा, तर्क वितर्क संवाद है या प्रश्नोत्तर का संवाद है? ये कई बार ये अच्छी देखिए जी यहाँ पर, क्योंकि जो हमारे पूर्व के कलाकार थे जी वो तर्क तो करते थे जी लेकिन मर्यादित जी और वो विषय को ध्यान में रखते थे जी और विषय के साथ मर्यादा को भी ध्यान में रखते थे कि चरित्र की क्या मर्यादा है। जी परशुराम अगर सामने है तो परशुराम का चरित्र क्या है, जी परशुराम का रूप क्या है, तो वो उस भाव को बना करके ही अपना अभिनय देते थे। जी और ये धीरे धीरे जो आज की स्थिति आ गई तो उसमें तर्क में कुतर्क आने लगा। तो उसमें वहाँ पर जब कलाकार प्रस्थित इशू बना लेता है, अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न, जब वो व्यक्तिगत अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेता है तब कुतर्क आता है जी और यदि संवाद किया जाए और अभिनेता बन करके किया जाए, जी जिस स्वरूप को आप धारण किए वही स्वरूप ध्यान में रख करके अगर संवाद किया जाए तो वो संवाद कभी कुतर्क नहीं होगा जी, वो हमेशा मर्यादित रहेगा। तो आज वर्तमान में जो संवाद का क्रम है ये चल रहा है, हाँ, इसमें ये विकृतियाँ नई पीढ़ी के कुछ लोगों ने जी ऐसा शुरू किया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे ऊपर से उनको सद्बुद्धि मिलेगी अच्छा और वो शायद सुधार करेंगे, क्योंकि जी जो सम्मान है वो सम्मान मर्यादा में रह के ही मिल सकता है, अमर्यादित होकर के सम्मान नहीं मिलता।
अच्छा, अब एक बेसिक अंतर, जैसे रावण बाणासुर तो एक समान योद्धा थे, हाँ और लक्ष्मण परशुराम ये एक अलग प्रकार के चरित्र हैं दोनों। तो इन दोनों के संवादों में बेसिक अंतर क्या है और क्या होना चाहिए आपके अनुसार? परशुराम जी ऋषि थे जी और एक ऋषि का स्वरूप धारण करके, यूँ तो अवतार कोट में है, जी। लेकिन वो एक ऋषि के भगवान रूप। शंकर के भक्त बन करके आए जी और उन्होंने धनुष के टूटने पर अपना क्रोध प्रकट किया। जी परशुराम जी तो जबकि संसार जानता है कि ये तो अवतार ही थे, जी तो उन्हें तो सब मालूम था ही, जी लेकिन चूँकि वो केवल एक भगवान राम और लक्ष्मण जी की एक परीक्षा लेने के लिए आए थे जी कि जो जिनकी मैं खोज कर रहा हूँ या जिनको मैं याद कर रहा हूँ, तो क्या ये वही है। इसके लिए उन्होंने जो ये संवाद किया, तो ये संवाद का भाव कोई तर्क करना नहीं था, केवल वो अपनी कसौटी पर कसना चाहते थे कि जो सारंग धनुष उन्हें पूर्व काल में भगवान विष्णु ने दिया था, तो वास्तव में क्या ये वही हैं। जी केवल इसके लिए उन्होंने ये संवाद को किया। जी अब जहाँ तक रावण बाणासुर की बात है, तो रावण एक राक्षस का अभिनय है, जी असुर का अभिनय है, बाणासुर भी असुर है जी और ये दोनों समकालीन योद्धा थे। तो ये वीर रस का अभिनय है जी रावण बाणासुर का, एक बराबरी का अभिनय, बराबरी वीर रस का अभिनय है जी। और परशुराम जी का जो अभिनय है वो उसमें कई रसों का समावेश है। और लक्ष्मण का उसमें क्या? लक्ष्मण जी का भी, जी। लक्ष्मण जी का भी है, तो लक्ष्मण जी का भी जो बालपन, उसमें बालपन भी है, उसमें वीर रस भी है जी और उसमें श्रृंगार रस भी है। जी तो यही परशुराम जी का है। परशुराम जी ने अगर कहीं पर रौद्र रूप दिखाया है, तो कहीं पर अपनी सरलता भी दिखाई है जी। और अगर सरलता न दिखाई होती तो उन्होंने क्यों कहा होता कि रे न बालक काल बस बोलत तो इन्हें संभाल। जी तो उन्होंने बालक समझ करके ही लक्ष्मण जी को डील किया। तो ये जो आपके अनुसार या इस तरह के विद्वानों का के अनुसार ये जो स्वरूप निकल करके आए परशुराम का, क्या चरित्र है लक्ष्मण जी, का, आजकल के वर्तमान के अभिनेता या रावण बाणासुर का जो है, इसका ध्यान रख पा रहे हैं? देखिए, जो अभिनेता हैं, हमारा तो उनसे यही अनुरोध है कि वो अपने चरित्र को पढ़ें जी और अपने चरित्र को समझें। जो चरित्र वो कर रहे हैं, सबसे पहले जब तक वो अपने चरित्र को समझेंगे नहीं, तब तक वो उसकी सशक्त जो अभिव्यक्ति है, अभिगत वो नहीं कर पाएंगे जी। वो सशक्त अभिनय तभी दे पाएंगे जब वो अपने चरित्र को समझ लेंगे, जिस रोल को वो कर रहे हैं। जब तक उस रोल की उनको पूरी जानकारी नहीं, तब तक वो उतना बढ़िया नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आपने तो बहुत रावण के साथ आपका अभिनय हुआ, कई बार विशेष तौर पर आयोजन किए गए आपके लिए, तो इसमें से सबसे बेहतरीन अनुभव आपका किस किस के साथ रहा, जिसमें आपको लगा हो कि नहीं अभी थोड़ी देर और अगर इनके साथ अभिनय हो जाए तो रुचि पैदा होती, नहीं कुछ ऐसा लगता है? अच्छा, जहाँ तक रावण अभिनेताओं का प्रश्न है, तो मुझे सर्वश्रेष्ठ अभिनय पंडित योगेंद्र त्रिपाठी का लगा जी। यद्यपि मैं उनके साथ कभी बना नहीं। अच्छा। क्योंकि जिस समय मैंने मंच पर प्रवेश लिया तो उन्होंने अभिनय छोड़ दिया था जी। लेकिन उनके अभिनय को देख करके मेरे अंदर अभिनय करने की प्रेरणा जगी थी जी। और मेरे अंदर ये इच्छा हुई थी कि मैं इनके साथ अभिनय करूँगा जी। ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला, लेकिन वास्तव में वो एक अच्छे रावण अभिनेता थे जी। और साहित्यिक रावण अभिनेता थे जी। और उनका अभिनय निसंदेह प्रशंसनीय था। इसके अलावा भी और भी रावण अभिनेता रहे, राम प्रकाश जी, के शुक्ला, बड़ी सुंदरलाल जी तिवारी मटियारा वाले जी, ये अच्छे रावणों में रहे और इनके साथ मुझे बनने में हमेशा अच्छा लगता रहा और सदैव ये चाहता रहा कि इनके साथ ही अभिनय करूं। अच्छा, जैसे के शुक्ला का जो अभिनय, जो मंच का जो प्रदर्शन रहता था, हम समझे कि वो एक अपने आप में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन था। के शुक्ला एक जन्मजात कलाकार है जी, मेरी समझ में जी। उसके अंदर पूर्ण कलाकारी के पूर्ण कलाकार एक अभिनेता के पूरे अंग हैं जी। और रावण के लिए जी, जो चाहिए भी अंग होने चाहिए, वो सारे अंग के शुक्ला में विद्यमान थे जी। अच्छा, संवाद का क्रम, अब कई बार अभिनय और संवाद दोनों में फर्क हो जाता है
संवाद कुछ लोग अच्छा कर जाते हैं, अभिनय का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं हो पाता है। हाँ तो इसमें अनुभव सबसे बेहतरीन किस किस के साथ रहा आपका? देखिए, आपका जिनके साथ संवाद हुआ? नहीं हमारे साथ पंडित सुंदरलाल तिवारी, जी पंडित राम प्रकाश त्रिपाठी, जी के शुक्ला जी और इस तरीके के जो भोला वाजपेयी, विजय शंकर द्विवेदी, ये सब रावण अभिनेता थे और इन सब के साथ जो है वो अभिनय अच्छा होता रहा जी। और हमें तो अभिनय अपने हिसाब से करना वही वही। अच्छा, आपकी कभी कोई पसंद रहती है कि अगर ये रहें तो ज़्यादा आत्मसंतुष्टि मिलेगी, ऐसा कुछ भी? ऐसा कुछ नहीं रहा, हम तो जी सबके साथ बनते रहे, अच्छा अच्छा जो भी अभिनेता बना। जी लेकिन ये है कि पंडित सुंदरलाल तिवारी, जी। अच्छा, अखिलेश जी के भी साथ आपके काफ़ी अनुभव अभिनय हुए? हाँ, लगातार अखिलेश जी के साथ कई मंचों पर लगातार आप जाते रहे उनके अखिलेश कुमार पांडे जी अच्छे अभिनेता, जी। और उनके साथ भी मेरे काफ़ी काफ़ी अभिनय हुए जी और मैं उन्हें पसंद था। जी। अच्छा, इस विधा का को अक्षुण कैसे बनाए रखा जाए? जो ये रामलीला में जो रामलीला है अपनी कानपुर की जो विधा है अलग से ये संवाद शैली के कारण, इसके लिए देखिए, रामलीला अक्षुण है जी अक्षुण रहेगी, जी ये मेरा विश्वास है। इसको ये कभी भी इसका क्षय नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, क्योंकि काफ़ी दिन से तो आप देख रहे हैं रामलीला, ये जो परशुरामी में जो है एक दो चीज़ें अलग से दिखाई पड़ती हैं, शायद कहीं होती है, शायद ही कहीं होती हूँ। एक तो ये कि पब्लिक के बीच से राजा बन के प्रणाम करने के लिए कि लोग खड़े हो जाना, और दूसरा व्यवहारिया में कुछ लोग खड़ा कर लेना। हाँ। ये कहाँ से शुरुआत हुआ, कहीं जानकारी में है आपके? देखिए, जहाँ तक पब्लिक से लोगों के आने का प्रश्न है, तो गोस्वामी जी ने एक जगह पर कहा है कि राजा लोगों ने उठ करके परशुराम जी को प्रणाम किया। हाँ। जब परशुराम जी राज समाज में उपस्थित हुए तो उस समय जो राजा बैठे थे उन राजाओं ने प्रणाम किया, उसी का अनुकरण किया जाता। तो पब्लिक से लोग अब मतलब ये खड़े होकर के आखिर भाई एक अभिनेता बैठा है, अभिनेता अभिनय कर रहा है, तो उसका काम ये है कि भाई प्रणाम कर, राजा के रूप में बैठा है, कभी बैठता होगा। लेकिन अचानक वो पहला आदमी कौन होगा जो बिना किसी परिवेश के समाज से उठा और उसने प्रणाम कर लिया? तो ये कहीं कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही कि किसने सबसे पहले ये प्रयास किया होगा, इस तरह का कहाँ से शुरुआत हुई होगी? ऐसा तो नहीं, ये पूर्व काल में रहा होगा। हाँ। इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उसका भाव यही है। हाँ, भाव तो यही है कि राजा के रूप में ही हाँ। उस स्थान की पूर्ति के लिए कभी किसी परशुराम ने किसी को खड़ा किया होगा। हाँ। तो वही परंपरा चली आ रही है। और ये व्यवहारिया का एक प्रसंग होता है। जहाँ तक व्यवहारिया का प्रश्न है, तो व्यवहारिया में भी गोस्वामी जी ने संकेत दिया है। हाँ। तो उसी संकेत के अनुसार ये भी किसी के दिमाग की उपज होगी कि कुछ किसी के दिमाग की उपज है कि समाज से लोगों को खड़ा करके और उनसे व्यवहार। अच्छा, ये जो परशुराम का स्वरूप है यहाँ का, ये हाँ। बिना दाढ़ी के और काजल की मूछ बना के और इस तरह के केवल जांघिया बन कर, ये किसकी, कैसे ये दिमाग में किसके आया कि इस तरह का स्वरूप होना चाहिए? परशुराम का वेश जो है वो गोस्वामी जी ने वर्णन किया है जी। हाँ, तो वो वर्णन के हिसाब से तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ, क्योंकि ये जो वेश है ये एक कल्पना है। हाँ। कल्पना के अनुसार लोगों ने इसका प्रारंभ कर दिया, तब से वही वेश धारण किया जा रहा है। क्योंकि पहले व्यास नारायण जी का भी हमने देखा तो केवल प्रारंभ में जहाँ तक हमने देखा है तो परशुराम लोग पहले जी चड्डी पहन करके आते थे जी। व्यास नारायण जी तो केवल लंगोट पहन के आते थे। हाँ। शरीर में कुछ रखते, आपने देखा होगा उनको? उस समय के प्रारंभ में केवल लंगोटा ही था। हाँ, आपने तो देखा होगा उनको? नहीं, हमने नहीं देखा है। अच्छा, नहीं देखा? नहीं देखा जी। तो लंगोटा पहन के आते थे जी। फिर धीरे धीरे वो चड्डी के स्वरूप में आ गए जी। और चड्डी के बाद फिर उसको जो है धोती का स्वरूप दे दिया गया। अब बहुत से परशुराम अभिनेता धोती पहन करके करते हैं। तो चाहे ये यूँ कह लें कि हमारी सभ्यता का विकास जी और अच्छा लोगों की समझ में जी। हाँ, हमने देखा कि लोग एक दूसरे से सीख लेते हैं, बस अपना सुन लिया, पढ़ लिया, कहीं कोई प्रशिक्षण या ट्रेनिंग का तो कार्यक्रम नहीं होता। क्या इस तरह की ट्रेनिंग के प्रशिक्षण की आवश्यकता है यहाँ के कलाकारों को? यदि हो हाँ तो जो कलाकारों में दिक्कतें पैदा हो रही हैं ये ना हो, तो प्रशिक्षण लेकर के लोग
क्योंकि ये एक रामलीला का मंच एक इतना सरल साधन है कि इसमें पूर्व काल से कभी कोई ऐसी संस्था नहीं रही जी जिसने रामलीला के कलाकारों को जी वो, हाँ मंडलियाँ जरूर थी। जी पहले जो रामलीला हुआ करती थी आज से 50 वर्ष पहले, तो वो मंडलियों के थ्रू होती थी। तब कलाकार कभी फुटकर नहीं होते थे, मंडली पता कलाकार नहीं हुआ करते कानपुर थे। में भी मंडलियाँ रही। हाँ, कानपुर में भी मंडलियाँ रहीं हाँ। और बड़ी बड़ी मंडली रही जिसमें 12 मास कलाकार रहता था और उनके जीवन यापन उनका जो था पूरा खर्चा मंडल का मालिक उठाया करता था और वो 12 मास मंडली में ही रहते थे। अच्छा, ये इधर 20-25 सालों से ये क्रम टूटा है और कलाकार सब फुटकर स्वतंत्र हो गए, इसीलिए प्रदर्शन में स्वतंत्रता आ गई है। अब मंडलियाँ खत्म हो गई, कलाकार स्वतंत्र हो गया। अब वो अपने आप को एक विद्वान प्रस्तुत करने का हाँ, प्रयास करता है। वो अभिनेता के अलावा जो है वो विद्वान और प्रदर्शन करना उसका लक्ष्य। अच्छा, आयोजन समितियों से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए कलाकार को, और कलाकार को आयोजन समिति से क्या किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? आयोजन समिति को कलाकार से ये अपेक्षा करनी चाहिए कि वो लीला को मर्यादित ढंग से अभिनीत करे जी, उसका मंचन जो है वो मर्यादित हो और इसके एवज में कलाकारों को आयोजन समिति पूर्ण सुविधा दे, पूर्ण सम्मान दे, पूर्ण व्यवस्था करे कि कहीं से भी कलाकार के स्वाभिमान और सम्मान पर अंतर ना आए। इसके लिए आयोजन समिति को भी ध्यान देना आवश्यक होगा। कई बार ऐसा होता है कि समितियां इस पर लापरवाही कर जाती हैं। समितियों के द्वारा भी लापरवाही होती है जी, इससे प्रदर्शन पर भी फर्क पड़ता होगा। इससे प्रदर्शन पे निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। अच्छा, सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं आप रामलीला के प्रति? कोई भी सरकार, अभी तक जितनी भी सरकारें बनी हैं जी, कोई भी, मैं जहाँ तक समझता हूँ ऐसा नहीं है कि जिस सरकार ने रामलीला का नाम न सुना हो जी, और इतनी बुद्धिजीवी सरकारें बनती हैं तो इन बुद्धिजीवी सरकारों से अब हम कोई अपेक्षा करें और कहें तब वो करें, ये कहाँ तक उचित है? क्या करना चाहिए? सरकारों का भी दायित्व है, क्या उन्हें इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि उसके लिए क्या करना चाहिए? जो उसके लिए कलाकारों के लिए, उनके जीवन यापन के लिए जी, उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जहां वो अपना शेष समय अपने जीवन का व्यतीत कर सकें। प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करनी चाहिए। जहाँ तक प्रशिक्षण का प्रश्न है तो प्रशिक्षण के लिए यदि कोई संस्था बनती है और उसको सरकार मजबूत करती है तो निश्चित रूप से उसका भी लाभ कलाकारों को मिलेगा। क्योंकि रामलीला तो विश्व धरोहर सूची में शामिल है ये, तो उस हिसाब से तो इसके संरक्षण संवर्धन का कार्य समाज और सरकार दोनों को करना चाहिए। दोनों को करना चाहिए। अच्छा, इधर हम देख रहे हैं कि काफ़ी जहाँ भी हम बाणासुर अभिनेताओं को देखते हैं तो प्रायः सब आपका ही अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा आपको जब सुनने को मिलता है तो क्या लगता है? कि मैं ये समझता हूँ कि मेरे द्वारा जो बोला गया है जी, वो अन्य अभिनेताओं को अच्छा लगा है जी, तभी तो वो हमारे द्वारा बोला गया साहित्य ही प्रयोग कर रहे हैं जी, इसके अलावा कोई वो अन्य साहित्य प्रयोग नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे द्वारा जो साहित्य समाज में दिया गया है उस साहित्य को लोगों ने, जनता ने, कलाकारों ने भी चाहा है, इसीलिए उसकी अभिव्यक्ति हो रही है। एक तो है सुन करके याद कर लेना। क्या ये कलाकार जो आपका साहित्य बोलते हैं, जहाँ तक हमारी जानकारी है, हमारी तो कैसेट बना करके लोग बेच रहे हैं जी। अच्छा, हमारी कैसेटें भी जितना हो रही है और जालौन क्षेत्र है हाँ, वहाँ पर हमारे अभिनय की कैसेट जो है वो व्यापार कर रहे हैं लोग, इसका व्यापार कर रहे हैं। और उसके लिए कोई आपके से परमिशन किसी तरह से नहीं ली जाती? नहीं, कोई परमिशन नहीं। कभी आपने इसका प्रतिरोध नहीं किया? नहीं, कभी नहीं किया। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और है कि तमाम अभिनेता हैं आपके, हमने भी देखा, हमने आपका भी हमने देखा, वही कविता जब आप बोलते हैं तो वो बहुत अच्छी लगती है और वही आपके सुन करके भी दूसरे अभिनेता बोलते हैं और तो कतई अच्छी नहीं लगती। आप ऐसा देख करके कैसा आपको आभास होता है, क्या लगता है आपको? देखिए, वो सुन करके बोलते हैं जी, और हमने उसको पहले याद किया
पहले कंठस्थ किया, जी उसको रिपीट किया है, बार बार रिपीट किया है, जी उसको मांझा है जी और फिर उस पर ये रिसर्च किया है कि किस ढंग से बोलने में ये कैसा लग रहा है। कहाँ रिदम कैसा होना चाहिए, हाँ। उतार चढ़ाव। तो उसको बोल तो हमने तब उस ढंग से तब हमने बोलना शुरू किया है। तो क्या ये अभिनेता कभी आपके पास भी आते हैं कि हमें बताइए कैसे बोलना है, कभी सीखने का प्रयास करते हैं आपसे? कुछ लोग आते भी हैं, सभी नहीं आते हैं, सभी नहीं आते, इतना बड़ा संसार है, सब कहाँ से आएंगे। लेकिन आना चाहिए उनको। नहीं, ये हम नहीं कहेंगे, है, अगर कम- उनका मन करे तो आना चाहिए। भाई साहित्य आपका बोल रहे हैं तो उन्हें हमसे अगर किसी को कुछ मिल सकता है तो हमें देने में कोई इतराज नहीं। जी, पर अच्छा तो तब लगेगा जब वो चीज़ उस ढंग से बोली हाँ, जाए जैसे उसका और स्वरूप है। अगर कोई आया है तो मैंने उसको निराश नहीं किया, जी, पूरा मतलब आपके पास जो पूरा लोग साथ सीखने दिया, प्रयास उसका करें। जो भी सहयोग चाहिए वो सहयोग दिया।